दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस नंबर 6 to 11 को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.30 kg। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। यानी कि इसमें हम लोग को बताना है कि बॉक्स जो है और उसमें जब 2 गोल्ड पीसेस है उन दोनों को ऐड किया जाएगा तो उनका टोटल मास क्या होगा। और बी नंबर बताना है द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जो दोनों गोल्ड पीसेस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो द मास ऑफ बॉक्स है हमारा 2.30 kg एंड द मास ऑफ फर्स्ट गोल्ड पीस है वो है 20.15 ग्राम एंड सेकंड गोल्ड पीस का मास है 20.17 ग्राम। तो अब टोटल मास निकालने के हम लोग केजी में निकालने वाले हैं, इसलिए सारे क्वांटिटीज़ को हम लोग को केजी में ही रखना होगा। तो पहले तो हमारा 2.3 kg है बॉक्स का मास, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सेकंड नंबर पे गोल्ड पीस का मास है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ पे है 20.15 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 0.02015 kg के बराबर और ये 20.17 ग्राम हो जाएगा 0.02017 kg के बराबर। तो इन सबको ऐड करने पर आएगा हमारे पास 2.34032 kg के बराबर। सिंस 1 इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस द टोटल मास इज इक्वल टू 2.3 kg। क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ देखिए 2.30 में वो एक ही है, इसलिए हमारा जो यहाँ टोटल मास हो जाएगा वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 2.3 kg में ही। अब यहाँ सेकंड नंबर बी वाला का निकालना है हमारे। द मास डिफरेंस होगा दोनों गोल्ड पीसेस के बीच का होगा क्या 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.02 ग्राम। अब क्योंकि यहाँ देखिए लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 2, जैसे कि देखिए 20 पॉइंट के बाद 17 है यानी कि 2 डिजिट है, इसलिए हमारा ये जो है इसका आंसर सेम ही रहेगा 0.02, क्योंकि यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A B C एंड D। तो एक फिजिकल क्वांटिटी P है वो 4 ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड है A B C एंड D से। तो इसका हमारा P का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू A³ B² डिवाइडेड बाई √C इंटू D। The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारा A, B और C और D का वैल्यू जो है उसमें 1% का एरर है, 3% का, 4% का और 2% का एरर है उसमें, ये परसेंटेज एरर है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। तब हमारा क्वांटिटी P का परसेंटेज एरर क्या होगा, यानी कि इन सब का परसेंटेज एरर को कंबाइन करने के बाद जो हमारा परसेंटेज एरर आएगा वो क्या होगा। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। तो अगर हमारा वैल्यू ऑफ P जो है अगर वो 3.763 होगा तो किस वैल्यू तक हम लोग को इस रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्सेप्टेड मेजरमेंट। यानी कि ये होता है एब्सोल्यूट एरर बाय एक्सेप्टेड मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मीन ऑफ द एरर डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड मेजरमेंट जो कि है ट्रू वैल्यू, तो वह होता है हमारा रिलेटिव एरर। और जब परसेंटेज एरर होता है दिस इज सिमिलर टू रिलेटिव एरर एक्सेप्ट दैट द एरर हैज हियर इज कन्वर्टेड टू अ परसेंट वैल्यू। तो जो परसेंटेज एरर होता है वो होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%, यानी कि रिलेटिव एरर को हम लोग 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो चलिए अब इसका आंसर को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा P का वैल्यू दिया हुआ है A³ B² डिवाइडेड बाई √C इंटू D। तब इन सब P का रिलेटिव एरर होगा डेल्टा P/P। तो अब इन सब इस साइड का भी सब क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा A/A। क्योंकि ये देखिए हमारा A जो है इसमें रिलेटिव एरर तो इसका डेल्टा A/A होगा, लेकिन ये A³ है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले टाइम्स A इंटू A है तो तीनों A में रिलेटिव एरर होगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगा रिलेटिव एरर, प्लस हो जाएगा उसी तरह B² है तो ये हो जाएगा डेल्टा B/B इंटू 2 प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो √C है इसका पावर होता है C⁻1/2 होता है, तो इसलिए हमारा इसका रिलेटिव एरर हो जाएगा 1/2 डेल्टा C/C प्लस हो जाएगा D है इसका तो डेल्टा D/D हो जाएगा रिलेटिव एरर। अब ये देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा रिलेटिव एरर डेल्टा A/A वो है 1/100। अब ये देखिए रिलेटिव एरर हमने कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एरर है
1/1% है, यानी कि जो अगर उसका 1% एरर है उसके 100% के वैल्यू से, यानी ये रिलेटिव एरर हो जाएगा 1/100, यानी कि अगर उसका वैल्यू 100 होता तो उसका एरर कितना होता 1। तो ये एरर जो है हमारा रिलेटिव एरर तो वही होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ 1 हो गया और ट्रू वैल्यू है 100, तो इसलिए हो गया हमारा डेल्टा ए बाई ए का 1/100। उसी तरह डेल्टा बी बाई बी का हो जाएगा 3/100, रिलेटिव एरर है सबका। और डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा 4/100, डेल्टा डी बाई डी 2/100। अब यहाँ हम लोग डेल्टा पी बाई पी है तो इस सबको आप ये जो डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू ऊपर वाले डेल्टा पी बाई पी वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/100 प्लस 2 × 3/100 प्लस 1/2 × 4/100 प्लस 2/100। अब इन सारे के सारे में अब हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना है, तो उसका वैल्यू क्या था रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो इसी तरह परसेंटेज एरर ऑफ पी हो जाएगा, देखिए 3 × 1/100 है, अब इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 1/100 इंटू 100%, तो 100 कट जाएगा और बचेगा 3%। उसी तरह 2 × 3/100 है तो ये 6% बच जाएगा, और 1/2 इंटू 4/100 इंटू 100% हो जाएगा, 100 कटा 2 और 4 से कटेगा तो ये बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2% प्लस ये 2/100 इंटू 100% हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो बचेगा 2%। तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 13%। तो इसमें हमारा परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन पी का परसेंटेज एरर है हमारा 13%, यानी जो पी है वो अगर उसका 13% एरर है उस डिवाइडेड बाई उसका 100 वैल्यू, मतलब उसका फुल वैल्यू का वो 13% जो है वो एरर में है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें पी का वैल्यू दिया गया है 3.763 और उसको राउंड ऑफ करना है। तो अभी हमने ऊपर वाले आंसर में निकाला है कि जो डेल्टा पी है वो 13% ऑफ पी के बराबर, यानी कि जो एरर है एब्सोल्यूट एरर ऑफ पी है वो है 13% ऑफ पी के बराबर, क्योंकि हमारा 13% आया है परसेंटेज एरर। तब ये देखिए डेल्टा पी इज इक्वल टू 13% ऑफ पी, तो 13% जो परसेंट होता है ये 1/100 के बराबर हो जाता है, यानी कि 13/100, और ये पी ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 13p/100 के हो गया। तो अब ये देखिए 13 इंटू पी का वैल्यू हम लोग का क्या दिया गया है, पी का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 3.763। अब इसे पी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 3.763/100। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.48919। तब ये हमारा ये वैल्यू आया है। तो अब क्योंकि हमारा जो एरर है उसका पहला डेसिमल पॉइंट में ही एरर आया है, यानी कि देखिए हमारा यहाँ पे 3.7 है पर हमारा एरर क्या आ गया है 0.4 आ गया, यानी कि पहला डेसिमल पॉइंट पे ही एरर आ गया है। देखिए हमारा जो यहाँ दिया हुआ है पी का वैल्यू ये 3.7 दिया हुआ है, तो यानी कि पहला तो इसका डेसिमल पॉइंट 7 होना चाहिए था, लेकिन हमारा एरर में क्या आ गया है 0.4 आ गया है, इसलिए जो है पहला डेसिमल पॉइंट एरर में चला गया, इसलिए हम लोग यहीं से राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.8, क्योंकि इसके बाद वाला ये अगला नंबर जो है ये 6 है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 8 चला जाएगा। ये तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3.8। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। तो एक बुक है जिसमें डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग एरर्स हो गए हैं। तो वो अलग अलग फार्मूलाज क्या है, देखिए ए नंबर में है y इज इक्वल टू a साइन 2π t/t, b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन vt, और c में है y इज इक्वल टू at साइन t/a, और d में है y इज इक्वल टू a √2 साइन 2π t/t प्लस कॉस 2π t/t। और यहाँ पे a जो है वो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताता है, v जो है वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और t जो है वो टाइम पीरियड ऑफ मोशन है। तो इसमें हमें रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। तो इसमें हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला की मदद से इन सब में पता लगाना है कि कौन सा सही फार्मूला है। तो अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा ए नंबर है y इज इक्वल टू a साइन 2π t/t। तो डायमेंशन ऑफ y क्या होगी m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। क्योंकि y क्या है ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है जाहिर सी बात है वो कोई लेंथ ही होगा, और मास और टाइम तो उसमें होगा नहीं, इसलिए इसका हो गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। अब डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, तो a जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो इसका भी डायमेंशन वही हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। और हमारा डायमेंशन ऑफ साइन 2π t/t, तो t/t कैंसिल हो गया, 2π तो एक कॉन्स्टेंट तो इसका वैल्यू लिया नहीं जाएगा, और साइन जो है वो एक एंगल है, और एंगल जो होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस फॉर्मूला होता है, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ रहते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। इसलिए हमारा डायमेंशन ऑफ साइन 2π t/t हो गया m0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। तो अब क्योंकि हमारा y का डायमेंशन निकल गया है L1 है, और
ये इस साइड वाला भी है, इसमें एक है डायमेंशन ऑफ ए आया L1 और बाकी जो बच्चा उसका तो 0 0 है, तो इसका भी डायमेंशन हो गया टोटली L1। तो दोनों साइड L1 L1 हो गया, तो ये दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए जो हमारा ये जो है y इज इक्वल टू ए साइन 2πt/t, ये सही फार्मूला है। अब बी नंबर में है y इज इक्वल टू ए साइन वी, तो ये जो y हो गया इसका तो डायमेंशन L ही रहेगा। अब ए साइन वी को देखते हैं, तो v जो है वो तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि L/t लेते हैं तो t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा L। और ये a जो है वो ये देखिए साइन, तो ये साइन तो इसका तो डायमेंशन लेस होता है, और a जो है यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो ये भी L हो जाएगा। तो यहाँ पे दो L हो गए, ये जो t/t कैंसिल हुआ था तो ऊपर में L बचा था ना, तो दोनों L हो गए, तो यहाँ L⁻² हो जाएगा। इसलिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड इसका L है, L⁻1 है, और दूसरे साइड क्या है, L⁻²। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है y इज इक्वल टू ए टी साइन t/a, तो साइन तो डायमेंशनलेस है, इसका कुछ नहीं है, और ये t कैंसिल हो गया और a भी कैंसिल हो गया, तो ये भी यहाँ पे एक साइड हो गया L⁻1 और दूसरे साइड कुछ भी नहीं है, दूसरा साइड डायमेंशनलेस है, तो ये भी इसका भी डायमेंशनल फार्मूला इनकरेक्ट हो गया। इसलिए ये जो है y वाला, सी नंबर वाला, ये गलत हो जाएगा। अब डी नंबर में आते हैं। डी नंबर है y इज इक्वल टू a√2 इंटू साइन 2πt/t प्लस कॉस 2πt/t। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए t/2πt/t है, तो t/t कैंसिल, 2π कांस्टेंट है, इसका लिया नहीं जाएगा, इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, और साइन और कॉस का भी डायमेंशन नहीं होगा। देखिए कॉस वाला का भी 2πt/t ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी दोनों का कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो दोनों जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को प्लस करेंगे तो वो भी डायमेंशनलेस ही होगा। और ये √2 है, तो इसे तो लेंगे नहीं क्योंकि ये नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन ही होता है, और जो a है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻1, और y का डायमेंशन भी हमारा L⁻1 है, यानी कि इस इक्वेशन का दोनों साइड का डायमेंशन क्या हो गया, L⁻1 इज इक्वल टू L⁻1। तो ये दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए ये फार्मूला जो है ये डायमेंशनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c। This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m0 divided by √1 minus v square. तो अब इसमें ये गैस करना है कि इसमें मिसिंग c जो है वो कहाँ पे लगेगा। तो एक बॉय है, वो एक फार्मूला याद करता है, उसका है फार्मूला है m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर। पर इस फार्मूले में वो भूल जाता है कि इसमें c को कहाँ पे पुट करना है, तो हमें ये पता लगाना है कि हमें इस फार्मूले में c को कहाँ पुट करना होगा। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है वो है m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग m0 जो है, मतलब ये दूसरे साइड का लेफ्ट हैंड साइड का m है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये √1 माइनस v स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड की जगह अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा m0/m इज इक्वल टू √1 माइनस v स्क्वायर। अब क्योंकि m/m दोनों तो मास ही है हमारा, क्योंकि m0 हमारा मास है और m भी मास है, तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0/m, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा राइट हैंड साइड को भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि कोई भी फार्मूला तब करेक्ट होता है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम आता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है वो डायमेंशन लेस है, तो राइट हैंड साइड को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तब इसको सेटिस्फाई करने के लिए √1 माइनस v स्क्वायर को ऐसा बनना पड़ेगा, √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। चूँकि हमारा जो ये v स्क्वायर है ये हमारा किसका स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है, और ये जो c है वो भी लाइट का स्पीड होता है, तो ये भी स्पीड का स्क्वायर के बराबर है। तो जब स्पीड का स्क्वायर को स्पीड का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, और सारे के सारे डायमेंशन इनके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 माइनस एक डायमेंशनल क्वांटिटी, और ये 1 जो है ये जो नंबर है इसका भी डायमेंशन नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारा ये √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर है ये टोटली डायमेंशन लेस है, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस था, इसलिए ये जो है हमारा आंसर फाइनल आंसर हो गया m इज इक्वल टू m0 √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर।